नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के गोगुंदा में तेंदुए का आतंक। चौथे तेंदुए ने शनिवार को चाटिया खेड़ी गांव में 8 भेड़ों का किया शिकार। 3 की मौत, 4 गंभीर घायल और 1 को ले गया जंगल में। घटना के बाद लोग दहशत में। सांसद रावत की आपत्ति पर कक्षा 9वीं की पुस्तक से हटेंगे गलत तथ्य। रावत ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को करवाया था अवगत। मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किए संशोधन के आदेश। उदयपुर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत हुई आयोजित। समझाइश के माध्यम से प्रकरणों का हुआ निस्तारण। जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर में 7 बेंचों का किया गया था गठन। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले का गोगुंदा कस्बा इन दिनों तेंदुए के आतंक की वजह से चर्चा में है। शुक्रवार देर रात कुंडाऊ गांव में तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे में एक तेंदुआ फंस गया और उसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। लेकिन अब गोगुंदा मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर दूर चाटिया खेड़ी राणा गांव में तेंदुए का घुसने से ग्रामीण दहशत में आ गए हैं। तेंदुए ने कुल 8 भेड़ों का शिकार किया। उसमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर 4 की हालत गंभीर है। वहीं एक भेड़ को वो उठाकर जंगल में ले गया। तेंदुए के इस हमले से ग्रामीणों में दहशत के बावजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे। आबादी क्षेत्र में तेंदुए के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तेंदुए के हमले की सूचना वन विभाग के साथ साथ पुलिस के अधिकारियों को भी दी गई। सूचना मिलने के बाद वन विभाग से फॉरेस्टर विकास नेहर सहित पशु चिकित्सक मौके पर पहुंचे। आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग के सामने पिंजरा लगवाने की मांग की। ग्रामीणों की माने तो इस क्षेत्र में लगातार तेंदुए के आबादी क्षेत्र में आने से लोगों का जीना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीण दिन रात दहशत के माहौल में जीने को मजबूर है। इससे पहले 1 सप्ताह से तेंदुए की तलाश कर रहे वन विभाग के अधिकारियों को आखिरकार शुक्रवार देर रात सफलता मिल गई। शुक्रवार रात को कुंडाऊ गांव में लगाए गए पिंजरे में वह फंस गया। दिन में तेंदुआ 3 लोगों को मार चुका था। उसके बढ़ते हमलों से आसपास के इलाकों में डर का माहौल था। वन विभाग, सेना और वाइल्ड लाइफ के 50 से ज्यादा कर्मचारी तेंदुए को पकड़ने में लग गए थे। शुक्रवार की सुबह करीब 3 से 4 बजे तेंदुआ पिंजरे में अपने आप ही आ गया। जब ग्रामीणों ने तेंदुए की दहाड़ सुनी तो उन्हें इसके पकड़े जाने की जानकारी हुई। इसके बाद उन्होंने वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी। बता दें कि यह वही तेंदुआ है जिसने 2 दिन पहले कंडुआ गांव में 5 साल के मासूम सूरज को मार डाला था। वन विभाग के जरिए लगाए गए पिंजरे में तेंदुए के कैद होने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। फिलहाल पैंथर को अब उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया है। वहां पर पशु चिकित्सकों के जरिए उसकी जांच की जाएगी। 2 दिन तक वन विभाग के 40 कर्मचारियों की तलाश के बाद पैंथर को पकड़ा गया। हमारे बकरियां या 40-50 बकरी थी। तो 40-50 में से 8 बकरियां में हम लोग बोले, उनमें 4 बकरी तो मर गई है। 4 बकरी, 1 बकरी और 3 भेड़, एक बकरी ले गया वो, और 4 घायल है। और ये बुरीलाल जी है, इनके पिताजी का नाम रामा जी है। और मैं आप वन विभाग वाला और सबको अधिकारी और प्रशासन से निवेदन करूं कि अपने बहुत जल्दी से जल्दी पैदरा लगाया जाए। और इनको ऐसा है कि इनके 4-8 भेड़ा मरी है तो इनका भी कोई मुआवजा मिलना चाहिए। सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा कक्षा 9वीं के लिए प्रकाशित पुस्तक में मानगढ़ धाम के संत गोविंदगिरी महाराज के अलग भील प्रदेश बनाने के लिए प्रेरित होने संबंधित गलत टिप्पणी प्रकाशित किए जाने को लेकर आपत्ति व्यक्त की। और इस संबंध में 1 सितंबर को सांसद डॉक्टर रावत ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए प्रारंभिक शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन के निर्देश जारी किए हैं। पत्र में सांसद डॉक्टर रावत ने बताया कि कक्षा 9वीं की पुस्तक के अध्याय 4 में पुष्टि संख्या 42 पर लिखा है कि सामंती एवं औपनिवेशिक सत्ता द्वारा उत्पीड़क व्यवहार ने गोविंदगिरी और उनके शिष्यों को सामंती एवं औपनिवेशिक दासता से मुक्ति प्राप्त करवाने के लिए भील राज्य की स्थापना की योजना बनाने की ओर प्रेरित किया। सांसद रावत ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाते हुए कहा कि पुस्तक में प्रकाशित उक्त कथन पूर्ण तथ्यों से परे हैं। मूलतः यह आंदोलन राष्ट्रीय चेतना जागरण का आंदोलन था।
जिसे संत गोविंद गिरी ने संप सभा का गठन कर अहिंसक तरीके से शुरू किया। वे तो अपने अनुयायियों के साथ पूर्णिमा के दिन मानगढ़ धाम पर हवन कर रहे थे। आदिवासी समाज के लोग वहां अपनी आस्था के अनुसार आहुति देने के लिए घी व श्रीफल लेकर पहुंचे थे। उसी दिन 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजी सेना ने इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए क्रांतिकारियों का जघन्य नरसंहार किया। इसके बाद संत गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर आजीवन कारावास व उनके साथी पूंजाधीरा भील को काले पानी की सजा सुनाई। विगत सरकार ने मानगढ़ धाम के इतिहास को तोड़ मरोड़कर और अंग्रेजों की दृष्टि से प्रस्तुत किया है। ऐसा एक तथ्य कक्षा 9 में राजस्थान में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक में देखा गया। अध्याय 4 ये कहता है कि गोविंद गिरी जी महाराज ने भील राज्य स्थापित करने के लिए यह आंदोलन चलाया, जो सरासर गलत है, क्योंकि अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए, भारतवर्ष से भगाने के लिए आंदोलन किया था, जिसका गीतों में भी उल्लेख आता है। भूरेटिया नीमानोरे ने ये तथ्य माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल को भेजा है। उम्मीद करते हैं ये तथ्य जल्दी ही ठीक होगा और भारत की दृष्टि से जनजाति की राष्ट्रीय निष्ठा के अनुरूप यह सुधार होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। राम राम। उदयपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने लोक अदालत के लिए जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर में 7 बेंचों का गठन किया गया। इसके अलावा जिले के अन्य जगह पर न्यायालय परिसर में कुल 12 बेंचों का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में कुल 20,000 से अधिक लंबित प्रकरण और प्री लिटिगेशन प्रकरणों को रखा गया। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से अधिक प्रकरणों के निस्तारण करने की कोशिश की गई। उन्होंने बताया कि विभिन्न न्यायालयों में देश में बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, ताकि कम समय में अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण हो सके। जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर में लोक अदालत में अधिक से अधिक लोगों ने पहुंचकर प्रकरणों को निस्तारित करवाने का प्रयास किया। लोक अदालत लगाई जा रही है, जिसमें जिला मुख्यालय पर 7 बेंचों का और बाहर करीबन 12 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें करीबन जिले के 20,000 लंबित प्रकरण और 20,000 के लगभग प्री लिटिगेशन के केस लगाए गए। और आज उम्मीद है कि हम अधिक से अधिक केसों का निस्तारण करेंगे। इसमें एनआई एक्ट के फैमिली डिस्प्यूट, एमएसीटी के डिस्प्यूट और क्रिमिनल कंपाउंडेबल केस और सिविल केस, कॉमर्शियल कोर्ट के केस, एमबी एक्ट के केस आदि रखे गए हैं। उन केसों के निस्तारण के लिए पक्षकारों की समझाइश करके राजीनामे से निस्तारण का प्रयास किया जा रहा है। बदलते मौसम में मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ना लाजमी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की बजाय शहरी क्षेत्र से अधिक मरीजों का सामने आना यह चिंताजनक है। यह कहना है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शंकर बामणिया का। शनिवार को जिला परिषद सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सीएमएचओ डॉक्टर शंकर बामणिया ने बताया कि बैठक में मौसमी बीमारियां, डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही शहर में बढ़ते मरीजों को ध्यान में रखते हुए 4 भागों में बांटा गया है। जहां पर भी डेंगू के मरीज मिल रहे हैं, उनके परिजनों के साथ साथ आसपास के 50 लोगों की जांच की जा रही है। बामणिया ने बताया कि बैठक में नगर निगम के साथ मिलकर फोनिंग करवाई जा रही है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में सूखा दिवस मनाने की अपील की जा रही है, ताकि मच्छर नहीं फैले। इसके अलावा पूरे जिले में सिकल सेल्स एनीमिया की जाँच की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि उदयपुर जिला 60% आदिवासी है और अब तक करीब 12 लाख लोगों की जाँच हो चुकी है और पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उन्हें एमबी हॉस्पिटल के सेंटर फॉर एक्सीलेंस सेंटर पर भेज दिया जाता है, ताकि वहां पर इलाज हो सके। उदयपुर में सबसे ज़्यादा डेंगू के केसेस आ रहे हैं। डेंगू के केसेस के लिए हमें पूरी माइक्रो प्लान हमने बना लिया है। शहर में सबसे ज़्यादा केसेस, शहर को 4 भागों में बांटा। 4 भागों में 4 हमारे नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। चारों नोडल अधिकारी संबंधित सेक्टर इंचार्ज के साथ में संवाद करके उनको रोज मीटिंग कर रहे हैं। और जहाँ भी डेंगू केसेस मिलता है या मलेरिया का केसेस मिलता है, उस घर पे जाके हमारी टीम उन घर के चारों ओर 50 घरों का सर्वे करती। एंटी एडल्ट एक्टिविटी यानी कि फॉगिंग, या जहाँ मच्छर होंगे उनको मच्छरों को कैसा मारा जाए, खत्म किया जाए, उसकी एंटी एडल्ट एक्टिविटी करते हैं। घर में जाके स्प्रे करते हैं। टेमीफोस हमारा पास आता है, टेमीफोस डालते हैं। एमएलओ है उसको डालते हैं। और एंटी लार्वल एक्टिविटी जहाँ भी हम घरों में जाते हैं, तो सबसे निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, घरों में सबसे ज़्यादा हमें जो पानी के पात्र मिलते हैं, चाहे वो गमले का ट्रे हो, कूलर हो या कोई भी नारियल का खोखा हो, कोई भी पानी का पात्र उसमें देखते हैं तो उसमें
लार्वा मिलते हैं। तो ऐसे पात्रों को हम खाली कराना होता है। सूखा दिवस मनाने के प्रयास करते हैं कि 7 दिन में ऐसे जो पात्र हैं सब खाली कर दें। तो हमारी टीम जाती है हाउस टू हाउस एक्टिविटी करती है, सर्वे करती है, एंटी लार्वल एंटी एडल एक्टिविटी की सोर्स रिडक्शन की बात करेगी, तभी प्रभावी नियंत्रण रोकथाम हम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। श्रद्धा पक्ष के बाद नवरात्रि स्थापना के साथ ही शहर में जगह जगह पर पंडालों में माताजी की प्रतिमाओं की स्थापना की जाएगी। इसके लिए मूर्तिकार माताजी की प्रतिमाओं को आकार देने में जुटे हुए हैं। शहर में कई जगह पर मूर्तिकार प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ साथ मिट्टी और धातु से मूर्तियां तैयार कर रहे हैं। हालांकि लोगों की पहली पसंद मिट्टी की मूर्ति है, ताकि विसर्जन के दौरान मिट्टी पूरी तरह से गल जाए और पर्यावरण को भी किसी तरह का नुकसान नहीं हो। मूर्तिकार की माने तो 200 से लेकर करीब 20,000 तक की मूर्तियां तैयार की जा रही है। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी शहर में सैकड़ों जगह पर माताजी की प्रतिमा स्थापित करने के साथ ही डांडियों का आयोजन भी किया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ग्रेजुएट लेवल कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दूसरे दिन शनिवार को भी 84 केंद्रों पर आयोजित हुई। केंद्रों पर पुलिस का पहरा रहा और हर अभ्यर्थी की वीडियोग्राफी व सघन जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। इस बार 2.5 से 3 घंटे पहले ही केंद्र पर लॉटरी से तय किया गया कि कौन सा पेपर किस शिफ्ट में किया जाएगा। अब तक यह पहले ही तय रहता था कि किस शिफ्ट में कौन सा प्रश्न होगा। परीक्षा केंद्रों पर पूरी तरह से जांच करने के बाद ही परीक्षार्थियों को अंदर जाने दिया। शनिवार को पहली पारी की परीक्षा सुबह 9 से 12 बजे हुई और दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 3 से 6 बजे तक हुई। पहले दिन की तरह दूसरे दिन भी कई केंद्रों पर अभ्यर्थी लंबे आस्तीन वाले शर्ट टी शर्ट पहनकर आए थे। इनकी भी आस्तीनें कैंची से कटवा दी गई और ज्वेलरी भी उतरवा दी गई। परीक्षा सुबह 9 बजे से शुरू हुई, लेकिन प्रवेश 8 बजे से दिया गया। यही सावधानियां दूसरी पारी में भी बरती गई, जो दोपहर 3 बजे शुरू हुई। उसमें भी 2 बजे प्रवेश दिया गया। उदयपुर में एक साथ 84 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने आए हजारों अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्रों से एक साथ बाहर निकलना तय स्थान पर जाने के दौरान शहर की प्रमुख सड़कों पर जाम लग गया। शहरवासियों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई परीक्षार्थी देर तक घर नहीं पहुंच पाए, तो वहीं दूसरी ओर कई वाहन चालकों को घंटों तक कतारें में खड़ा रहने के बाद भी रूट बदलकर अपने तय स्थान के लिए जाना पड़ा। पेपर बहुत ही अच्छा रहा। सभी तरह से सभी पार्ट से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आए थे और सभी क्वेश्चंस रिलेटेड थे, कोई भी अलग क्वेश्चन नहीं आया था। जीके से लगभग आए थे 15-20 क्वेश्चन समथिंग आए थे। इक्वल था, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा, अपनी मेहनत के ऊपर अपनी तैयारी के ऊपर है वो तो। मेरा अच्छा पेपर रहा। विजुअल मिथ संस्थान की ओर से सेवाश्रम चौराहा स्थित बीएन कॉलेज एवं फर्न रेजिडेंसी में आयोजित 3 दिवसीय इंफ्रा मेडी एक्सपो एवं संगोष्ठी के तीसरे दिन समापन हो गया। समापन सत्र के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद चुनीलाल गरासिया, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित श्वेता रावत, डॉक्टर रजनीकांत और डॉक्टर मुकेश थे। समापन सत्र में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े स्टूडेंट्स, विभिन्न स्कूलों कॉलेजों के छात्रों सहित किसानों एवं आमजन ने बड़ी संख्या में शिरकत की एवं विभिन्न जानकारियां हासिल करते हुए वे रोमांचित हो गए। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद चुनीलाल गरासिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि उदयपुर में इस तरह की इंफ्रा मेडी एक्सपो एवं संगोष्ठी का आयोजन होना बड़ा ही गर्व है और हर्ष का विषय है। इससे निश्चित तौर पर उदयपुर को लाभ होगा एवं मेडिकल एवं कृषि क्षेत्र से जुड़े छात्रों एवं किसानों के लिए यह अद्भुत अनुभवों का विषय है। इस संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी में हर क्षेत्र को दिया गया है, जिससे इस उदयपुर में और आसपास के क्षेत्र में रहने वाली आम जनता इससे लाभान्वित हुई है। समापन सत्र के दौरान प्रदर्शनी में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले संस्थानों को पुरस्कृत किया गया, जिनमें डीआरडी, जियोलॉजिकल एंड साइंस, आईसीएमआर, जीएसटी, एग्रीकल्चर आदि संस्थान प्रमुख थे। नमस्कार, हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम अपना इंफ्रा मेडी एक्सपो और सिंपोजियम का आज हमारा आखिरी दिन है, जो कि होटल फर्न रेजिडेंसी उदयपुर में हो रहा है। यहाँ पे सारे ही एग्जीबिटर्स अपना ट्रॉफीज और पार्टिसिपेशन ट्रॉफीज और अपनी प्रेजेंटेशन देने आए हैं। कुछ एग्जीबिटर्स के मैं आपको नाम बताना चाहूँगी, जैसे ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, BIS, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, आपका
GSI, Geological Survey of India, we have RBI, we have Department of Atomic Energy, we have CDEC from Ministry of IT, and we have COIR Board, MSME Ministry, जिन सब ने बहुत अच्छा अपना शोकेस करा है प्रदर्शनी में, और जो कि 3 दिन हमारा BN स्टेडियम में लगा था, आज आखिरी दिन है उसका। मैं इन सबको तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद कहना चाहूँगी कि इन लोगों ने आए हैं और हमारी सबकी उदयपुर की जनता की बहुत नॉलेज बढ़ाई है यहाँ पर आकर, जो कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, चाहे हेल्थ हो, चाहे मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, चाहे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो। हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं NTPC, NHPC और REC, इन सब ने भी हमें अपना बहुत सहयोग दिया है, उनका हमारे साथ लोगो सपोर्ट है। और हमारे बहुत 40 से 50 डिपार्टमेंट्स ने यहाँ सेंट्रल मिनिस्ट्री से और स्टेट गवर्नमेंट से पार्टिसिपेट करा है। और ये एग्जीबिशन अंडर द गाइडेंस ऑफ हमारे डॉक्टर मन्ना लाल रावत जी के उसमें हुई है, उनका बहुत सपोर्ट रहा। थैंक यू वेरी मच। I am scientist in DRDO, and we are representing our institute in this InfraMedi Expo and Symposium. And it's really, I was really surprised to see so much of participation from the students and from different fields, and it was an enriching experience. And the talks we heard from different fields, Geological Survey and ICMR and others, it was a wonderful experience. And I think we really enjoyed the event, and they should organize these kind of events more, so that we can spread our whatever research is going on in our laboratories and ICMR, ICAR, Geological Survey, wherever they are doing. I think if it reaches the general people, if they know about it, then only the mission is successful. I always say हम अपनी लैब में बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अगर उसका पता हमारे आम आदमी को पता ही नहीं है, अगर हमारे इंडियंस को पता ही नहीं है, उसका यूसेज तो बाद की बात है, पहले जानकारी तो होनी बहुत बड़ी बात है ना। तो ये इस तरह के इवेंट्स शायद हमें और बहुत सारे ऑर्गेनाइज करने चाहिए। हमारे यूथ को पता होना चाहिए उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ हैं। उदयपुर में नवरात्रि के बाद दशहरा के मौके पर गांधी ग्राउंड में होने वाले भव्य रावण पुतला दहन को लेकर कलाकारों ने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को आकार देना शुरू कर दिया। शहर के शक्तिनगर स्थित कम्युनिटी हॉल में कलकत्ता से आए कलाकार पुतलों को तैयार करने में जुटे हुए हैं। आज़ादी के बाद यह कार्यक्रम सिंधी समाज की ओर से प्रतिवर्ष गांधी ग्राउंड में आयोजित किया जाता है। समाज के प्रतिनिधियों की ओर से कोशिश की जाती है कि कार्यक्रम भव्य हो, इसके लिए समाज की ओर से पूर्ण सहयोग रहता है। नवरात्रि के दौरान पुतलों को तैयार कर अंतिम दिन गांधी ग्राउंड में ले जाया जाएगा। यहाँ पर क्रेन की सहायता से उन्हें खड़ा किया जाएगा। यहाँ पर तीनों पुतलों के साथ लंका दहन भी होता है और इससे पहले भव्य आतिशबाजी भी की जाती है। उदयपुर टेंट व्यवसाय समिति की ओर से आज ओपेरा गार्डन में डे नाइट उदयपुर टेंट क्रिकेट लीग सीजन 2 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। समिति अध्यक्ष सुधीर चावत ने बताया कि बारिश की बूंदाबांदी के बीच पहला मैच खेला गया। समिति के महासचिव सुनील हिंगड़ ने बताया कि समारोह की शुरुआत में सभी खिलाड़ी रंग बिरंगी ड्रेस में और बैंडबाजों की मधुर ध्वनि व कदम ताल के बीच परेड करते हुए मैदान में प्रवेश किया तो मानो IPL सा आभास हुआ। इस अवसर पर दर्शकों ने तालियों के साथ उनका भरपूर स्वागत किया। आयोजन महासचिव कमलेश पोखरना ने बताया कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी मैदान में बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई गई ताकि दर्शक हर बॉल का आनंद ले सके। टूर्नामेंट के मुख्य प्रायोजक अहमदाबाद के DS ग्रुप एवं उदयपुर के अरिहंत आर्ट्स एंड CK मोटर्स है। इस आयोजन की व्यवस्थाओं में ओपेरा गार्डन एंड बैंक्वेट, अप्सरा टेंट हाउस, PDS साउंड एक्स, प्रकाश क्रिएशन, नमन फायरवर्क्स एंड इवेंट्स, ईश्वर संगीत क्रिएटर्स, आराध्या लाइट्स एंड रिटेल्स एवं महाराज पेंट्स का सहयोग रहा। उदयपुर जिला टेंट व्यवसाय समिति की तरफ से होने वाले उदयपुर टेंट क्रिकेट लीग सीजन 2 इसलिए हमने पिछले साल भी किया था और बहुत ही इसका ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ था। ये प्रोग्राम हमारा 3 दिन का ओपेरा गार्डन एंड बैंक्वेट में होने जा रहा है 27, 28, 29 सितंबर। आज हमारा इसका जो उद्घाटन हुआ उसमें सभी 8 टीमें जो खेल रही है हमारे जो टीम के जो ओनर हैं वो सभी हमारे टेंट व्यवसायी हैं। 8 टीम के टेंट व्यवसायी उन्होंने 8 टीमें ली है और ये 8 टीमें आपस में कुल मिला के 15 मैच खेलेंगी। पहले इनका लीग मैच होगा। हमने इन टीमों को 2 भागों में बांटा है, 4 टीम एक भाग में, 4 टीम एक भाग में। दोनों ग्रुप में जो टीम टॉप पे रहेगी उन 2 में सेमीफाइनल होगा, फिर फाइनल 29 तारीख को खेला जाएगा। जो टीम विजेता होगी उसको पुरस्कृत किया जाएगा। हर गेम के विजेता को भी पुरस्कार दिया जाएगा। हर गेम में मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, इस तरह के इसमें प्राइज रखे गए हैं।
इस टूर्नामेंट की खास बात यह है, ये हमारा एक पारिवारिक टूर्नामेंट है। इसमें हमारे पूरे टेंट व्यवसाय की महिलाएं, लड़कियां, लड़के सब खेल रहे हैं। हर टीम ने हमने 4 महिलाओं का खेलना जरूरी रखा है। फर्स्ट महिला का ओवर होगा और फर्स्ट बैटिंग भी महिला ही करेगी। उसके बाद में जेंट्स ओवर करेंगे और जेंट्स बैटिंग करेंगे। ये हमारा क्रिकेट टूर्नामेंट कम जबकि पारिवारिक एक एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है। इसके लिए भव्य तैयारी हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, जैसे ओपेरा गार्डन है, अप्सरा टेंट है, पीडीएस क्लिक हैं, ईश्वर द संगीत है, इन लोगों ने हमें इनकी सेवाएं दी है। हमारे इसके जो प्रायोजक हैं इस टूर्नामेंट के, वो डीएस ग्रुप अहमदाबाद प्रायोजक है, अरिहंत आर्ट्स उदयपुर और इसके साथ में CK मोटर्स, ये दोनों उदयपुर के हमारे मुख्य प्रायोजक हैं। ये इस टूर्नामेंट की ट्रॉफी और जो भी प्राइज़ है इसके प्रायोजक हैं। 8 टीमों में हर में करीब 14 हमने खिलाड़ी लिए हैं। 14 ही खिलाड़ी एक दूसरे से खेलेंगे और इसमें खेल भावना का परिचय देंगे। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के गोगुंदा में तेंदुए का आतंक। चौथे तेंदुए ने शनिवार को चाटियाखेड़ी गांव में 8 भेड़ों का किया शिकार। 3 की मौत, 4 गंभीर घायल और 1 को ले गया जंगल में। घटना के बाद लोग दहशत में। सांसद रावत की आपत्ति पर कक्षा 9वीं की पुस्तक से हटेंगे गलत तथ्य। रावत ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को करवाया था अवगत। मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किए संशोधन के आदेश। उदयपुर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत हुई आयोजित। समझाइश के माध्यम से प्रकरणों का हुआ निस्तारण। जिला व सेशन न्यायालय परिसर में 7 बेंचों का किया गया था गठन। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।